अजीब देखने को जरूर मिल रहा होगा, लेकिन सबका शरीर हम लोगों का इसी तरीके से है। ये मेल का शरीर और ये फीमेल का शरीर है। किडनी देखिए इसी रूप में यहाँ पे स्थापित होता है, और ये हमारा जो है छोटी आंत है और ये हमारी जो है बड़ी आंत है। हृदय देख रहे हैं, यहाँ लीवर देख रहे हैं, अमाशय देख रहे हैं, इसके नीचे जस्ट होता है अग्न्याशय होता है। तमाम चीजें हमारे शरीर की दिख रही है। जो जो आपको हरी हरी नसें दिख रही है उसे सीरा कहते हैं। जो जो लाल लाल नसें दिख रही है वो आपकी धमनियां होती हैं। तो ये हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य स्ट्रक्चर है। अब हम लोग आते हैं लार ग्रंथि को समझते हैं, जो भोजन के पचाने में काफी उसका सहयोग होता है। लार ग्रंथि को जानते हैं, तो लार ग्रंथि जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो यहाँ पे हमारी पेरिडिट ग्रंथि जो होती है, पेरिडिट ग्रंथि, और जो नीचे हमारे मुंह के जस्ट नीचे जीभ के नीचे जो होता है, जीभ के नीचे वाला भाग जो होता है उसको सबल्यूआन ग्रंथि कहते हैं। और वही हमारा जब यहाँ से यहाँ का एरिया जो होता है, जीभ के बाद का एरिया जो कंठ के पास होता है, उस एरिया को हम लोग सबलीनुआल ग्रंथि कहते हैं। अब ये मनुष्य में 3 जो प्रमुख जोड़ी ग्रंथियां हैं वो जीभ और जीभ के बगल में या गाल के किनारे होती है, ये पाई जाती है। यानी गाल के साइड में ये पाया जाएगा इस तरफ, और ये दोनों होती है, जो एक जीभ के नीचे होती है, एक कंठ के नीचे होती है। रासायनिक पाचन में करा है कि लार द्वारा हमारे मुख से 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार प्रतिदिन, यानी जो हम लोग भोजन पचाने में उपयोग करते हैं, जो खाते हैं, हमारे मुंह से जो लार ग्रंथि उत्पन्न होती है वो 1 से 1.5 लीटर का रेशियो रहता है। अगर लार ग्रंथि नहीं बनेगी तो भोजन पचा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, बड़ा ही कष्टमय हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, वो पैरोटीड ग्रंथि होती है। कौन होती है? पैरोटीड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटीड ग्रंथि को सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहते हैं। लेकिन सबसे छोटी जो आ जाएगी, सबसे छोटी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं सबलिगुअल ग्रंथि। सबलिगुअल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी क्या है? लार ग्रंथि है। ऐसे लार ग्रंथि की संख्या 3 होती है। पेरिडिट ग्रंथि होती है, सबमेडुलर ग्रंथि होती है और सबलिगुअल ग्रंथि होती है। ये 3 ग्रंथियां जो होती है वो हमारे शरीर में लार निर्माण का काम करती है और भोजन के पचाने में काफी हमारा सहयोग करती है। अगर ये ग्रंथियां जिसके शरीर में नहीं रहेगी, भोजन को पचाने में काफी मुश्किलें होंगी, भोजन अच्छा से पचेगा नहीं, डाइट सिस्टम उसका सही नहीं होगा। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं हम लोग इसके बारे में। तो कह रहा है कि लाइसोजाइम लार में मौजूद एक क्या है? जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में काम करता है। और लाइसोजाइम मुंह की बैक्टीरिया को मारता है, यानी मुंह में हमारी जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, उसको मार देता है ये। और मारने के बाद लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है वो हमें भोजन को पचाने में मदद करता है। और ये 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो एंजाइम निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए। वो एंजाइम की संख्या 2 है। एक को बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम और एक को कहते हैं टाइलिन एंजाइम। अब इन दोनों एंजाइम के बारे में हम लोग जानते और समझते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम क्या है और टाइलिन एंजाइम क्या है। आइए लाइसोजाइम को जानते हैं। तो कह रहा है कि लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणु रोधी एजेंट है। अब लाइसोजाइम क्या है? जीवाणु रोधी, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने वाला रोधी है, जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया को मार देता है। जो मुंह में बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को मारने में जो सहयोग करता है उसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। अगला कह रहा है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम कह रहा है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च में पाचन करता है। और टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। जो भोजन के अंदर स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च को कन्वर्ट करके माल्टोज बनाने का काम करता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। दे सकता है कि कौन सा एंजाइम जो है वो आपको स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, तो टाइलिन है। टाइलिन ही क्या करता है? इसको बदलने का काम करता है। अगला कह रहा है कि कभी कभी जो एपिट्रेट लैंड जो है वो विषाणुओं को क्या करता है? विषाणुओं द्वारा संक्रमित होने पर लार ग्रंथियों में सूजन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं। देखते हैं किसी का गाल पूरा फूल जाता होगा, एक तरफ का चीक पूरा, है ना, तो क्या होता है? ये वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है और संक्रमित होने के कारण गलसुआ जो है नामक बीमारी उत्पन्न होती है। और इस तरह से क्या होता है? हमारा स्किन जो होता है पूरा फूल जाता है, सूज जाता है। तो ये विषाणु कमी से होता है और इसमें हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं, ना खा पाते हैं, अच्छे से चबा भी नहीं पाते हैं। अब देखते हैं ग्रास नली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि तस्वीर आपको दिख रही हो ग्रास नली की। ग्रास नली क्या है? ये लंबी नली है जो हमारे गर्दन से होकर हमारे अमाशय को जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ती है? अमाशय को जोड़ने का काम करती है। अब अमाशय से जुड़ती है, उसके बाद ये हमारी बड़ी आंत जो साइड से दिख रही है ना, ये हमारी बड़ी आंत है। और अंदर जितना दिख रहा है ना, ये छोटी आंत है, ये गुर्दा है, मलद्वार है। तो छोटी आंत जो होती है वो बीच में होती है और बड़ी आंत जो होती है उसके 3 ओर से उसे सुरक्षा देने का काम करती है। और ऊपर का एरिया क्या होता है? अमाशय, और इसके जस्ट नीचे का एरिया होता है अग्नाशय होता है।
आइए अब इसको समझते हैं। कह रहा है कि यह पूर्ण मांसपेशी से बनी हुई एक संरचना होती है। किससे बनी हुई संरचना होती है? पूर्ण रूप से मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है और लगभग 25 सेमी लंबी संकरी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। किसमें खुलती है? अमाशय में खुलती है। और यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का ही रास्ता प्रदान करती है। यानी भोजन को क्या करती है? यहाँ से खाएं, यहाँ से लेके कहाँ लेके दे देगा? अमाशय को दे देगा, यहाँ अमाशय को दे देगा। हम लोग अगर इस तरफ में करके सोएंगे ना बाबू, तो हमारा भोजन बढ़िया से पचेगा। लेकिन इस तरफ में सोइएगा ना, इस तरफ में उल्टा करके, तो भोजन पचने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जब भी जिसको गैस्ट्रिक वगैरह भोजन पचने की समस्या होती है, तो जब भी हो लेफ्ट हैंड को इस तरफ रखेंगे कान तक और ऐसे करके सोएंगे कुछ देर तक, तो क्या होगी? उनकी पाचन प्रक्रिया बहुत ही आसानी से होगी। कह रहा है इसे क्रम संकुचन क्रिया के कारण भोजन क्या होता है? नीचे सरकता है। यानी क्रम के आधार पे जो होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे भोजन जो होता है हमारे शरीर में नीचे की ओर जाता है और अंतर छोटी आंत में चला जाता है। वहां तमाम एंजाइम इससे ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, चूस लिए जाते हैं और बचे हुए अवशेषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए अमाशय की तस्वीरें आपके सामने होगी। यही आपका अमाशय। यहाँ से भोजन जाता है, यहाँ से कुछ पचता उचता है और उसके बाद फिर निकलता है, फिर आगे जाता है, फिर छोटी आंत में जाएगा वो। तो देखिए अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय मुख्य रूप से कितने भागों में है? पहला जो ऊपर का एरिया है उसे कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। ऊपर जैसी नली से आके जुड़ेगा ऊपर वाला एरिया कहलाएगा कार्डियक। ये मध्य वाला एरिया होगा जिसको फंडिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडिक भाग कहते हैं। ये बीच वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हो गया, ये अलग है। ये पूरा का पूरा एरिया फंडिक भाग कहलाता है। जब आपको भूख लगती है ना बहुत ज्यादा, तो यही चुभता है। यही जो है रूम जो क्या करता है? चुभता है, लगता है कि पेट गर रहा है। कहते हैं लोग पेट गर रहा है। जब भूख लगा हुआ है तो भूख का ये सूचक है, ये चुप 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 पेट में करने लगता है और गड़ता है इंसान को। ये सबसे नीचे वाला भाग है जिसको पाइलोरिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक। तो कार्डियक कहते हैं, फंडिक कहते हैं और पाइलोरिक कहते हैं। ये 3 तरह के आपके भाग होते हैं आपके अमाशय में। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है आपका कह रहा है कि मुख्य गुहा के बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए सीधे अमाशय में पहुंचती है। और अमाशय कह रहा है कि आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है जो थैलीनुमा होता है, जिसमें 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। भोजन कितने घंटे तक रहता है अमाशय के अंदर? 4 घंटे तक रहता है। और ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। कार्डिक पार्ट जो ऊपर का भाग होता है, जो हृदय के समीप होता है, फंडिक भाग जो बीच में होता है, और पाइलोरिक जो भाग होता है सबसे नीचे का भाग होता है। तीनों भागों की तस्वीरों में हम आपको समझा चुके हैं।